मैं चित्तौड़ की रानी पद्मिनी। मुझ जैसी हजारों वीरांगनाओं ने अपने आप को जौहर की अग्नि में झोंक दिया। हमने तो उस पीड़ा को भोगा है जिसे सोचने मात्र से ही आपकी आत्मा कांप उठेगी। केवल इसीलिए ताकि कोई परपुरुष हमारे मृत शरीर को भी स्पर्श न कर सके। लेकिन क्या इतिहास लिखने वालों ने मेरे साथ न्याय किया? क्या इतिहास लिखने वालों ने मेरा सच्चा इतिहास लिखा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह की एक रानी थी पद्मिनी, जिनके संबंध में कहा जाता है कि उस समय शायद ही कोई दूसरी महिला हो जो उनके समान सुंदर हो। तो ये जो महल हैं, ऐसा बताया जाता है कि ये रानी पद्मिनी के महल हैं। पीछे की ओर समर पैलेस बनाया हुआ है। लेकिन इतिहास में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और रानी पद्मिनी को लेकर भी इसी प्रकार से बहुत सारी कल्पना को आधार मानकर इतिहास लिख डाला। और विडंबना यह रही कि ऐतिहासिक साक्ष्यों के अभाव में एक कल्पना को सच्चा इतिहास मान लिया गया। एक व्यक्ति मोहम्मद मलिक जायसी, जिसके द्वारा 1540 में एक किताब लिखी गई थी अवधी भाषा में, पद्मावत। उस पद्मावत में केवल ऐतिहासिक कैरेक्टर्स को लेकर और कल्पना को आधार बनाकर बहुत सारी बातें, कल्पना मात्र रखते हुए बहुत सारी बातें इस प्रकार से लिख दी गई, जिसमें एक एक बात का पूरे तर्क के साथ में मैं खंडन करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से मोहम्मद मलिक जायसी के द्वारा पद्मिनी को लेकर क्या बातें लिखी गई हैं। जैसा कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह थे। रावल रतन सिंह की जितनी भी रानियां थी, एक रानी थी नागमती, और पद्मिनी जो थी किताब पद्मावत के अनुसार श्रीलंका के सिंघल प्रदेश के राजा गंधर्वसेन और उनकी पत्नी चंपावती की पुत्री थी। पद्मावत में जायसी ये लिखता है कि पद्मिनी का एक पालतू तोता था हीरामन, जो वहां से उड़ा और उड़ने के बाद किसी शिकारी के हाथों में पड़ा। उस शिकारी ने किसी व्यक्ति को बेचा। उस व्यक्ति ने उस तोते को 1 लाख रुपए में रावल रतन सिंह को बेच दिया। आगे देखो किस प्रकार की हास्यास्पद बातें लिखी हुई हैं कि एक दिन रावल रतन सिंह की जो पत्नी है नागमती, वो सज संवर कर बैठी हुई थी और उन्होंने तोते से पूछा कि मैं कैसी लगती हूं। तो अब आप सुनना, और जब आप स्वयं विश्लेषण करेंगे, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे, तो बड़ा अचंभा सा लगेगा कि तोते में इतना तर्क करने की शक्ति है क्या? तोते को मुहावरे आते हैं क्या? खैर, तोते ने यह कहा कि जिस तालाब में कभी हंस ना आया हो, उसमें हर बगुला अपने आप को हंस ही समझता है। और उसी तोते ने राजकुमारी पद्मिनी, जो किताब के अनुसार श्रीलंका के सिंघल प्रदेश की जो राजकुमारी थी, उनकी सुंदरता के बारे में बताया। और सुंदरता के बारे में सुनने के बाद रावल रतन सिंह के मन में राजकुमारी को देखने की इच्छा हुई और उस किताब के हिसाब से वो सन्यासी के भेष में वहां श्रीलंका के सिंघल प्रदेश में पहुंच गए। अब आप 2-1 बातों पर गौर करना कि तोते ने अगर रावल रतन सिंह को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया, पहली बात तो दोनों के मध्य कम्युनिकेशन के लिए या तो तोते को मेवाड़ की भाषा आनी चाहिए या रावल रतन सिंह को श्रीलंका के उस जैसा बताया गया सिंघल प्रदेश की भाषा आनी चाहिए। हम जानते हैं भारत में जहां हर 40-50 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, थोड़े दूर पर पानी में ही बदलाव आ जाता है, पानी के स्वाद में बदलाव आ जाता है। तो ऐसे में श्रीलंका का सिंघल प्रदेश कहाँ पर है, मेवाड़ कहाँ पर है, कई किलोमीटर की, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी में, तो भाषा का बदलाव तो आएगा।
तो या तो रावल रतन सिंह को वहां की भाषा आती हो या तोते को मेवाड़ की भाषा आती हो, तभी दोनों एक दूसरे के मध्य कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा कि तोता अगर ये कह रहा है कि आप ज्यादा सुंदर नहीं हो, जो रतन सिंह की जो पत्नी है नागमती, आप ज्यादा सुंदर नहीं हो, तो इसका मतलब तोता विश्लेषण भी कर सकता है, तोता तुलनात्मक विश्लेषण कर सकता है कि कौन कम सुंदर है, कौन ज्यादा सुंदर है। और तोते को मुहावरे भी आ रहे हैं कि तोता कह रहा है कि जिस तालाब में कभी हंस नहीं आया वहां बगुला अपने आप को हंस समझता है। तो यहां बहुत सारी बातें काल्पनिक लिखी गई हैं। आगे पद्मावत में लिखा गया है कि जब रावल रतन सिंह वहां गया और फिर ब्याकर वो वापस लेकर आ गए पद्मिनी को, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि रावल रतन सिंह का जो शासनकाल है वो कुछ महीनों का ही रहा। अब ऐसे में क्या कुछ महीनों में यह संभव है कि कोई व्यक्ति श्रीलंका तक जाए? एक राजा, तोते की बात पे विश्वास करके एक राजा श्रीलंका के सिंघल प्रदेश तक चला जाए और फिर रानी को ब्याकर फिर वापस भी आ जाए? कुछ ही महीनों में ऐसा पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात, गौर करना, इस पर गौर करना, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जो शोध किए उसमें यह बात सामने आई। आपको भी सुनकर बड़ी हंसी आएगी कि किस प्रकार से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर काल्पनिक बातों को सच्चा इतिहास मान लिया गया और जानकारी के अभाव में कई बार लोगों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी गलत इतिहास प्रचारित और प्रसारित किया गया और कई बार तो जानबूझकर इस प्रकार का गलत इतिहास बताया गया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि श्रीलंका के सिंघल प्रदेश में गंधर्व सेन नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ, क्योंकि जबकि यह बात बताई जाती है उस समय श्रीलंका के सिंघल प्रदेश में कीर्ति निशंक देव, पराक्रम बाहु नाम का कोई राजा था या भुवनेक बाहु नाम का कोई राजा था। वहां पर गंधर्व सेन नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ। तो किस प्रकार से एक काल्पनिक कथा को जोड़कर बनाकर पद्मिनी को वहां सिंघल प्रदेश की राजकुमारी बता दिया गया? खैर, इस बात में तो सच्चाई है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में, लेकिन उसका कारण यह नहीं था, रानी पद्मिनी को प्राप्त करना उसका कारण नहीं था। क्योंकि अगर आप ये एक ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने तो 1308 में सिवाना पर भी अटैक किया था, वहां पर शाका हुआ, योद्धाओं के द्वारा केसरिया किया गया, वीरांगनाओं ने जौहर किया। जालोर को देखेंगे, 1311 में जालोर का भी शाका हुआ, कानड़ देव चौहान के नेतृत्व में वहां पर योद्धाओं ने केसरिया किया, वीरांगनाओं ने जौहर किया। इसी ट्रेंड को अगर आप आगे और चलेंगे दक्षिण में, मतलब राजस्थान के दक्षिण में, वर्तमान राजस्थान के दक्षिण में, तो 1303 ईस्वी में यहां चित्तौड़ का शाका हुआ। इससे पहले 1301 ईस्वी में अगर राजस्थान के पूर्वी हिस्से की ओर जाएंगे तो 1301 ईस्वी में रणथंभौर का शाका हुआ, जहां पर रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान ने अपनी शरण में आए हुए व्यक्तियों की रक्षा के लिए, अपने वचन की रक्षा के लिए कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो इस ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करो कि किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1308, 1311, 1301, 1303 में ये जो राजस्थान का पूरा दक्षिण पश्चिम की बेल्ट से शुरू होकर और पूरे पूर्व की तरफ हम जाते हैं, तो इस पूरे हिस्से पर अलाउद्दीन खिलजी के लिए अधिकार करना इसीलिए आवश्यक था कि उसको अपना राज्य गुजरात तक विस्तारित करना था, उसको अपना राज्य मालवा की ओर विस्तारित करना था। और ऐसे में मेवाड़ की स्वतंत्रता उसके लिए चुनौती थी, जालोर की स्वतंत्रता उसके लिए चुनौती थी, रणथंभौर की स्वतंत्रता उसके लिए चुनौती थी। यही कारण थे कि अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। लेकिन इतिहास की जानकारी के अभाव में बहुत सारे इतिहासकारों ने, अब पता नहीं जानबूझकर या जानकारी के अभाव में, खैर क्या कहा जाए, इतना तो हर व्यक्ति विश्लेषण कर ही सकता है ना कि तोते की बात पर कोई विश्वास करेगा और तोता तर्क कर रहा है यहां पर। इस इतिहास को केवल रानी पद्मिनी के इर्द गिर्द सारी रचनाएं बुन दी गई, जबकि सच्चाई नहीं है। सच्चाई जो थी वो यही थी कि 1303 में यह हमला हुआ अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के कारण, जिसमें यहां के जो योद्धा थे उन्होंने रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया, वीरांगनाओं ने यहां पर जौहर किया, गोरा बादल जैसे सेनाध्यक्षों ने अपने राज्य के सम्मान और स्वाभिमान के लिए केसरिया किया। आपको एक और बहुत ही जोरदार हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूं। जब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहां चित्तौड़ पर हमला किया था
तो अलाउद्दीन खिलजी का ही एक दरबारी अमीर खुसरो उस दौरान उसके साथ में था और उसके द्वारा एक किताब भी लिखी गई है, तारीख ए अलाई। और तारीख ए अलाई में उस समय की जो घटनाएं थी उनका वर्णन किया हुआ है। पहले सुनिए क्या उसने लिखा है। अमीर खुसरो यह लिखता है कि 28 जनवरी 1303 ईस्वी को सुल्तान ने दिल्ली से चित्तौड़ के लिए प्रस्थान किया और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को सुल्तान का चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार हो गया। अमीर खुसरो कहीं पर भी यह नहीं लिखता कि अलाउद्दीन खिलजी एक बार वापस दिल्ली गया, दूसरी बार उसने फिर से हमला किया। इस प्रकार की बातें नहीं लिखी गई हैं। इस प्रकार की बातें अगर नहीं लिखी गई हैं तो क्यों प्रचारित की जा रही हैं, क्यों बताई गई? 1540 की वही किताब जो जायसी के द्वारा लिखी गई है, पद्मावत, उसमें इस प्रकार की काल्पनिक बातें लिखी गई। मतलब आप एक बार सोचो, आपको हंसी नहीं आती कि इस घटना के, जो 1303 की घटना है, उसके कितने साल बाद, लगभग 230-240 साल बाद जो व्यक्ति लिख रहा है उसकी बातों पर तो विश्वास किया जा रहा है और जो खुद इस घटना के समय उपस्थित था उसकी बातों को सही नहीं माना जा रहा। मतलब वो तो लिख रहा है कि हाँ एक बार आया था, वो एक ही बार में जीत लिया था उसने, और वो कह रहा है 1540 वाला मोहम्मद मलिक जायसी कि पहले हमला किया, फिर उसके बाद रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया, फिर बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया, वहां पर पद्मिनी आई, बहुत सारे जो 1600 जो योद्धा थे वो डोलियों में बैठकर आए, महिलाओं के भेष में आए। मतलब क्या है, आप इतिहास बता रहे हो, कथा सुना रहे हो। अभी जो जानकारी आपको मैं देने वाला हूं, आपके होश उड़ जाएंगे। पता नहीं, जैसे इतिहासकारों ने तो सौगंध खा रखी हो कि सनातन संस्कृति को तबाह करना है, इतिहास को तो झूठा प्रचारित करना ही करना है। इतिहास में क्या कहा गया कि रानी पद्मिनी को देखने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी को दिखाने के लिए शीशे लगाए गए थे, ऐसा ही बताया गया इतिहास में। और चित्तौड़ के दुर्ग में जब आप घूमने के लिए आते हैं तो आपको क्या बताया जाएगा कि वो पीछे जो है वो रानी पद्मिनी का महल है, ये यहां पर समर पैलेस है, रानी पद्मिनी से ही रिलेटेड है। थोड़ा सा आप गौर करना, घटना कब की है? 1303 ईस्वी की। 1303 ईस्वी के बाद में भी बने हुए जो स्ट्रक्चर हैं वो आपको साफ नजर आएंगे कि यह स्ट्रक्चर बहुत पुराना है। और यहां जब इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे ना तो यह स्पष्ट नजर आएगा कि यह स्ट्रक्चर इतना पुराना नहीं है। हमारे साथ में है चित्तौड़ के फोर्ट में पिछले लगभग 15 वर्षों से गाइड के तौर पर कार्य करने वाले हरीश जी है ना। तो हरीश जी, ये स्ट्रक्चर मुझे भी इतना पुराना नहीं लगता, क्योंकि पुराना जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो इससे देखने में स्पष्ट लगता है कि बहुत ज़्यादा पुराना है। तो अगर ये रानी पद्मिनी के महल नहीं है, अगर उनसे रिलेटेड नहीं है, तो फिर ओरिजिनल महल कहाँ पर है? और अगर ये बाद में बनाए गए हैं तो फिर ये कब बनाए गए हैं? और सबसे बड़ी बात ये सुनना कि अगर ये बाद में बनाए गए हैं तो इसका मतलब वो जो कांच लगाया गया था ना, जो वहाँ पर लगाया जाता था और ये बताया जाता था, जैसा एक पिक्चर में भी बताया गया कि इस कांच के माध्यम से रानी पद्मिनी को दिखाया गया, तो जब स्ट्रक्चर ही जब का नहीं है तो इसका मतलब कांच बाद में लगाया गया होगा। तो हरीश जी, खैर आप दर्शकों को बताइए कि सच्चाई क्या है। अभी जो वर्तमान में रानी पद्मिनी का पैलेस जो कि पानी के बीच में बना हुआ है, इसके कंस्ट्रक्शन को देखने से लगता है कि ये ब्रिटिश पीरियड में बना हुआ है। तब राजस्थान के एक बहुत अच्छे अंग्रेजी इतिहासकार थे, कर्नल टॉड उनका नाम था, तो उन्होंने भी मलिक मोहम्मद जायसी का जो लिखा हुआ पद्मावत काव्य था, अपनी किताब एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में उसी बात का जिक्र किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी का चेहरा देखा, जबकि वास्तव में ये घटना सच्चा नहीं था। तो उस समय अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कर्नल टॉड के समय किसी ब्रिटिश गवर्नर ने ये पानी के बीच में पद्मिनी का पैलेस बनवाया, वह शीशे लगवाए थे, जो कि सच्चा इतिहास नहीं था। तो फिर ओरिजिनल जो पद्मिनी महल है, क्या यहाँ पर है कोई ओरिजिनल? और अगर है तो फिर कहाँ है? वर्तमान में
चित्तौड़गढ़ फोर्ट टिकट विंडो के ठीक पास में एक महल है जिसका नाम महाराणा कुंभा पैलेस है। वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट की पूरी रॉयल फैमिली का सबसे मेन पैलेस था। उसी महल के अंदर बप्पा रावल से लगाकर राणा उदय सिंह तक सभी जो राजे महाराजे व महारानियाँ जो हुई है वो उसी महल में निवास करती थी। तो उसके अंदर भी जनाना और मर्दाना करके दो पार्ट बने हैं। तो जो जनाना पार्ट है वो ही रानी पद्मिनी का सच्चा निवास स्थल है जहाँ वो निवास करती थी। कितने कमाल की बात है कि जिसको आप इतिहास समझते आ रहे हैं और जब घूमने के लिए आते हैं आकर यहाँ देख के खुश होते हैं, अच्छा यहाँ पर रहती थी रानी पद्मिनी, अच्छा ये कांच लगाए गए थे। कैसे मनगढ़ंत बातों को इतिहास बना दिया गया। तो रानी पद्मिनी का जो ओरिजिनल महल है, अब मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल महल के पास में लेकर चलूंगा और जब आप तुलना करेंगे दोनों के स्ट्रक्चर में, दोनों की बनावट में, तो देखने में आपको स्पष्ट तौर पर यह नजर आएगा कि हाँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसकी तुलना में वो वाला स्ट्रक्चर कहीं ज्यादा पुराना है। चलिए वहां चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि रानी पद्मिनी के जो ओरिजिनल महल थे, मतलब जहां पर सच्चा इतिहास वास्तव में है, वहां की ओर आपको लेकर चलता हूं। अभी चित्तौड़गढ़ के महाराणा कुंभा के जो महल हैं उन महलों में हम आए हुए हैं। अभी अपन जहां पर खड़े हैं ये मतलब जनाना महिलाओं का पार्ट है या ये पुरुषों वाला पार्ट है? थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करिए इसके बारे में। जिस महल में अभी अपन खड़े हैं ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट की पूरी रॉयल फैमिली जो थी उनका पैलेस था। यहाँ ही रॉयल फैमिली 8th सेंचुरी से लगाकर 16th सेंचुरी तक निवास करती थी। और यहाँ से इस पैलेस के दो हिस्से हैं। जो मेरे पीछे वाले रूइंस आप देखते हैं उस तरफ, उसको जनाना पार्ट बोलते हैं। अच्छा, और एक मिनट, मतलब ये पीछे वाला वो हिस्सा है वो जनाना पार्ट, तो उसमें मतलब केवल रानी पद्मिनी रहती थी या और बाकी रानियां भी अलग अलग टाइम में वहाँ रहती थी? जो 8वीं शताब्दी से लगाकर बप्पा रावल के समय से लगाकर राणा उदय सिंह तक सभी जो रानियां थी वो उस पार्ट में रहती थी। तो चूंकि रानी पद्मिनी भी उसी पीरियड में थी इसलिए रानी पद्मिनी भी इसी महल में निवास करती थी। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये तो मेल कंपार्टमेंट है और ये बीच में दीवार भी खड़ी हुई है ताकि जो पुरुष हैं वो सीधे महिलाओं को ना देख सकें, और इसी प्रकार की दीवार आगे भी खड़ी की हुई है। तो अभी मेल कंपार्टमेंट से हम लोग फीमेल कंपार्टमेंट की ओर जा रहे हैं। तो रानी पद्मिनी के जो महल हैं और रानी पद्मिनी के कौन से, ये हैं या वो वाले महल हैं? सामने आप 3 मंजिला रूइंस देखते हैं, ओके, वही रानी पद्मिनी के पैलेस है। सामने जो आप 3 मंजिला पैलेस देखते हैं वही रानी पद्मिनी के महल हैं। अब ये पूरे खंडर हो चुके हैं। कुछ इन खंडरों का रिपेयरिंग आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और कुछ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पहले जब ये किला रॉयल फैमिली के पास था तो कुछ उन्होंने भी इसका रिनोवेशन किया था। तो ये मुख्य महल हैं पद्मिनी के। अच्छा देखो, एक बात तो क्लियर है, कुछ व्यूअर्स का हो सकता है ये तर्क हो कि अभी आपने जो पहले स्ट्रक्चर बताया था जिसको ये कहकर नकार दिया गया था कि ये रानी पद्मिनी के महल नहीं है, ये बाद में खड़े किए गए हैं, तो कुछ लोग ये तर्क करते हैं कि साहब इनका रिनोवेशन किया गया है इसीलिए नए लगते हैं। ऐसा नहीं है, रिनोवेशन तो इनका भी किया हुआ है। यहाँ पर भी समय समय पर मरम्मत का कार्य चलता रहता है। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे ना तो अंतर साफ दिखता है। यहां का स्ट्रक्चर रिनोवेट करने के बाद भी ऐसा लगता है कि हां, ये स्ट्रक्चर 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 15वीं शताब्दी के आसपास का ये स्ट्रक्चर रहा। ये जो स्ट्रक्चर है उसकी तुलना में बहुत पुराना दिखता है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि वो रानी पद्मिनी के समय का तो नहीं होगा, उसको बाद में ही बनाया गया होगा, जैसा हमको जानकारी मिली, जैसा गाइड साहब गिरीश जी ने जैसा हमको बताया। अच्छा, ये क्या चीज है? एक बार आप इधर करना, ये फोकस करना, बताइए। यहाँ पे एक अंडरग्राउंड टनल है। पहले रॉयल फैमिली की जो लेडीज़ थी उनमें पर्दा प्रथा का सिस्टम था। तो पर्दा प्रथा होने की वजह से कभी भी लेडीज़ जेंट्स के सामने नहीं आती थी। तो यहाँ एक अंडरग्राउंड टनल है। इस टनल का एग्जिट यहाँ से 1 किलोमीटर आगे एक कुंड है जिसका नाम गौमुख टैंक है। तो ये टनल वहाँ तक जाती है। तो पहले रॉयल फैमिली की लेडीज़ उस गौमुख टैंक में जाती थी, वहाँ नहा धो के भगवान शिव का पूजा करके वापस इसी पैलेस में आती थी। और उस गौमुख टैंक को सास बहू के कुंड के नाम से भी जाना जाता है। मुगल शासक अकबर का मित्र अबुल फजल
अपनी किताब अकबरनामा में सन 1567-68 ईस्वी की घटना के संबंध में लिखता है कि जब हम लोग दुर्ग के बाहर थे तो दुर्ग के अंदर से आंच की बड़ी बड़ी लपटें हमको दिखाई दे रही थी। हमको जानकारी हुई कि अंदर जो राजपूत महिलाएं हैं वो जौहर कर रही हैं। जौहर का अर्थ है कि अपने आप को जीवित अग्नि को समर्पित कर देना। तो इस दुर्ग के अंदर इस प्रकार के जौहर कुंड कहां कहां हुआ करते थे। जैसा अबुल फजल तो ये लिखता है कि एक जौहर जो चल रहा था वो पत्ता या फत्ता की हवेली पर चल रहा था, जो मेरे ठीक इस लेफ्ट साइड में है वहां पर। और ये जो जौहर कुंड है जिसको अभी बताया जाता है, जैसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, विजय स्तंभ के ठीक बगल में वो ये स्थान है जिसको ये बताया जाता है कि यहाँ पर ये जौहर हुआ करते थे। मेरी भी बड़ी जिज्ञासा थी इस विषय में जानने की, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा के सोर्सेज जब देखे तो उन्होंने बताया कि जौहर कुंड जो है ये कहीं गोमुख और पुराने जो महल हैं उनके बीच में कहीं पर था, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ था ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर यहाँ पर जौहर कुंड प्रॉपर इसी जगह पर था तो इसके संबंध में हो सकता है कुछ अवशेष वगैरह कुछ मिले होंगे। हमारे साथ में चित्तौड़गढ़ के बहुत वरिष्ठ सरकारी गाइड हैं, मतलब लाइसेंस प्राप्त गाइड हैं, तो इनसे हम इसी संबंध में थोड़ी और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। आपका नाम बताइए गाइड साहब। संजीव शर्मा। अच्छा, कब से यहाँ पर गाइड हैं, कब आपको लाइसेंस मिला? 1992 से मैं लगातार अपना काम कर रहा हूँ गाइड का यहाँ पर, और एक अच्छा खासा अनुभव भी मेरे साथ पड़ा है। ओके, अच्छा, तो यही प्रॉपर वो जौहर स्थल है जिसके बारे में कहा जाता है। जैसे अबुल फजल तो ये कहता है कि एक जौहर हमारे टाइम में पत्ता की हवेली पर हुआ था, एक जो राणा के, मतलब उस समय जो महाराणा थे उदय सिंह, उनके जो दास दासियाँ थी उनके द्वारा किया गया था। इसके अलावा एक और बताया गया कि ईश्वरदास चौहान की कोई हवेली है, ईश्वरदास चौहान की हवेली पर भी एक बड़ा जौहर हुआ था। लेकिन इसके अलावा अभी हम ये जानते हैं कि यहाँ टोटल 3 बार जौहर हुए थे। तो अगर यहाँ वास्तव में जौहर हुआ था तो कुछ अवशेष यहाँ कभी ऐसा मिले, कभी ऐसी खुदाई हुई, तो इसके संबंध में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए साहब जी, यहाँ पर 1956 के पहले जब हमारे देश में आज़ादी के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कानून बने, जब हमारे देश में संविधान लागू हुए, लॉ बने, उसके बाद आर्कियोलॉजी ने जब इस किले को अपने अंडरटेकिंग किया तो आर्कियोलॉजी के ज़माने में इस जगह पर कई गड्ढे हुआ करते थे। उन गड्ढों को ही यहाँ पर डीपली जब खोदा गया तो यहाँ हड्डियाँ, राख, सोने चांदी के गहने और शिलालेख भी मिले हैं, जो आमतौर पर आपको यहाँ पर कई दीवारों पर, किला की दीवारों के अंदर भी शिलालेख देखने को मिलते हैं। तो ये शिलालेखों के आधार पर और इतिहासकारों के शिलालेखों के आधार पर ये पूरा जौहर का मैदान ये एक छोटा मात्र खड्डा नहीं है। यहाँ कई बड़े बड़े खड्डे होते थे जिनमें औरतों ने लकड़ी डालिया और लकड़ी डालने के बाद इस पर हवन की चीज़ें डाल की, हवन का सामान डाल के, और उसके बाद औरतों ने यहाँ अपने आप को जिंदा जलाकर ख़त्म किए। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर खुदाई के दौरान राख मिली या आभूषण मिले, मतलब उनके वो अवशेष मिले उस तरह के, तो ये किस सोर्स के आधार पर आप कह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मैंने दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम को देखा था, और नेशनल म्यूज़ियम राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अंदर मैंने आर्कियोलॉजिकल का म्यूज़ियम देखा, उसमें वहाँ एक तस्तरी के अंदर कुछ ऐसी ऑर्नामेंट्स वगैरह देखे थे और उसमें लिखा गया था चित्तौड़गढ़ के जौहर की खुदाई से प्राप्त। तो ये पूरा एक सोर्स तो आपको राष्ट्रीय संग्रहालय के अंदर दिल्ली में देखने को मिल सकता है। तो अगर आपकी बात को हम माने तो इसका मतलब ये जो अभी समतल स्थान हमको दिख रहा है, यहाँ पर कभी गड्ढे हुआ करते थे जिसको जौहर कुंड कहा जाता था जी। तो अगर यहाँ गड्ढे थे तो फिर इन गड्ढों को कब भरा गया? ये 1956 के बाद जब गवर्नमेंट ने इसको पूरे फुट को अंडरटेक किया तो धीरे धीरे इसको एक गार्डन के रूप में डेवलप करने के लिए और यहाँ जौहर ज्योति की स्थापना के लिए भी गवर्नमेंट को यहाँ के बाशिंदों ने, राजपूत समाज के, जौहर संस्थान के लोगों ने बोला है। तो आने वाले टाइम पर भगवान ने चाहा तो इस पर और हमारे देश के लोकतंत्र ने चाहा तो यहाँ पर जौहर स्मारक के साथ जौहर ज्योति भी जलेगी। अच्छा, ये जो बना रखी है, एक वेदिका बना रखी है, ये किस लिए, थोड़ा बताइए। देखिए, हर साल होली के ठीक 11वें दिन, एकादशी के दिन आकर, कृष्ण पक्ष एकादशी जहाँ तक मेरी जानकारी है, यहाँ आकर राजपूत लोग आकर यहाँ पर हवन करके उन औरतों की आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हैं।
तीन जौहर जो आपने अभी उल्लेख किए हैं, तीनों जौहर के बारे में सबसे ज़्यादा जो जौहर हुए वो इस प्लेस पर हुए हैं। किसी हवेली का अगर कहीं जिक्र किया गया तो हवेली के ऊपर कोई जौहर नहीं होता। पास में जयमल फतह की हवेली है और उस हवेली के पास ये पूरा मैदान पड़ा हुआ है, यही मात्र एक जौहर की जगह थी। और उस जौहर की जगह के ऊपर उस ज़माने में कई मंदिर बनाए गए, जो आपको प्रूफली आपके कैमरामैन दिखा सकते हैं। कई मंदिर हैं, ये सब इस बात को साबित करते हैं कि यहाँ शिव टेम्पल थे और शमशान भूमि जहाँ होती है वहाँ शिव के टेम्पल बनाए जाते हैं। प्रूफली आप चारों तरफ बहुत सारे मंदिर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपने जो बोला कि यहाँ पर खुदाई के प्रूफ्स कब ख़त्म हुए, कब यहाँ पर खुदाई की गई, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूँगा। ये एक आपकी आंखों के सामने स्मारक है। उदय सिंह जी की जो माँ थी कर्णावती, उन्होंने जब अपना जौहर जलाया था तो उसके बाद उदय सिंह जी ने यहाँ पर अपनी माँ की याद में कोई स्ट्रक्चर अथवा कोई जौहर की याद का सिंबल बनाया। लेकिन बाद में जब मुगलों के आक्रमण हुए तो बाद में जो वापस इसके डिस्ट्रक्शन हुए तो हो सकता है उसमें तोड़ा गया। तो कोई न कोई स्तूप आपकी आंखों के सामने जौहर की याद दिला रहा है। तो सारी बातों का अगर एक निष्कर्ष निकालें तो ये जो स्थान है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर भी जौहर हुए जैसा हमको जानकारी दी गई। इसके अलावा इसी परिसर में आगे तक अलग अलग स्थान थे, वहाँ पर भी जौहर हुए। मतलब जौहर के लिए कोई एक प्रॉपर स्थान नहीं था कि वहीं पर जौहर हुए हों, बहुत अलग अलग जगह थी। उन सारी जगहों में से ये भी एक जगह है। और पीछे जैसा ये स्मारक बताया कि यहाँ इस स्थान पर भी जौहर हुए थे और बाद में यहाँ पर ये एक स्मारक के तौर पर इसको बना दिया गया है।